गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। लेसन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन जो जनरेट होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा हमारे पास क्या चीज़ होती है। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर, या किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन जो बोल रहे हैं आवेश या चार्ज, यहाँ पे मैं इसे नेट आवेश या नेट चार्ज का में वर्ड काम में लूँगा, और अभी पता लग जाएगा ये नेट चार्ज या नेट वर्ड अपन ने क्यों शब्द काम में लिया। अभी तक तो हम कहते थे आवेश प्रवाह की दर, और आज हम लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं नेट आवेश। तो ये शब्द मैंने क्यों यूज़ किया, तो इसका भी अपन अभी डिस्कशन कर लेंगे कि नेट आवेश शब्द क्यों काम में लिया है। ठीक है, तो विद्युत धारा अगर हमसे पूछे तो विद्युत धारा क्या होती है, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर ना कह के अपन बोलेंगे किसी भी चालक में नेट आवेश प्रवाह की दर, या एकांक समय में प्रवाहित नेट आवेश। एकांक समय में प्रवाहित नेट आवेश जो होता है उसे अपन बोलते हैं विद्युत धारा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर, या अपन ये कह सकते हैं फ्लो ऑफ नेट चार्ज इन यूनिट टाइम इंटरवल। जो यूनिट टाइम इंटरवल में आपके पास नेट चार्ज फ्लो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि मान के चलो टाइम इंटरवल डेल्टा टी में आपके पास डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होता है, यदि डेल्टा टी टाइम के अंदर आपके पास डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो इस कंडीशन में मैं आपसे कहूँगा एवरेज या औसत जो करंट हमारे पास होगा वो आई एवरेज इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे अपन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई एवरेज इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और यदि यहाँ पे कंडीशन अपन लगा देते हैं, इफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, यदि डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो, यदि इस कंडीशन को अपन फॉलो करते हैं तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जब लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो दे रखा हो तो इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं डी क्यू डी टी। और ये डी क्यू डी टी जो होता है ये आपके पास कहलाता है ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट, इंस्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों, तो ये ताक्षणिक विद्युत धारा इंस्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे अपन डी क्यू डी टी। क्लियर है बच्चों, तो सबसे पहली चीज आ गई रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। या किसी भी चालक के में एकांक समय में प्रवाहित नेट आवेश जो होता है उसे अपन विद्युत धारा कहते हैं। यदि टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज यदि फ्लो होता है तो औसत धारा या औसत करंट अपन बोलेंगे आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। देन अगर मान के चलो हम लोगों को यदि कंडीशन दे देता है डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो, तो इस कंडीशन में हमारे पास डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी क्यू डी टी, जिसे अपन इंस्टेनियस इलेक्ट्रिक करंट या ताक्षणिक विद्युत धारा बोलेंगे। ओके बच्चों, हमेशा ध्यान रखोगे विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो क्या मानी जाती है, डायरेक्शन क्या मानी जाती है, किस डायरेक्शन में आपके पास फ्लो होता है। तो यदि मैं किसी कंडक्टर की यदि बात करता हूं और चालक की बात करें अपन, तो चालकों में या कंडक्टर में इसकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की तो डायरेक्शन में माना जाता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश फ्लो होते हैं उस दिशा में अपन क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन मानते हैं। और ऋणात्मक जो चार्ज होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी तो डायरेक्शन में माना जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है जिस तरीके से फ्लो होते हैं, जैसे कोई कह रहा है नेगेटिव चार्ज इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज यदि ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है।
तो पॉजिटिव जो आपके पास आयंस है या पॉजिटिव चार्ज है उसकी तो डायरेक्शन में अपन करंट मानते हैं, और अगर नेगेटिव अपने पास चार्ज दे रखे तो उसके फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होता है। और वी नो डेट इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण मैं ऐसे भी कह सकता हूँ करंट ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन। हमेशा विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा में हमेशा धारा उत्पन्न होती है। बोलो कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन अपन ने निकाली। अब जैसे बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण। परिमाण जैसे मैंने बोला, अपन जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा को जो नापा जाता है, विद्युत धारा को किस में नापा जाता है, एम्पियर में नापा जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमारे पास एम्पियर हो गई। ओके, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज होता है हमारे पास कूलाम, टाइम होता है हमारे पास सेकंड। तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड, लेकिन ऑलवेज अपन वैसे कूलाम ना लेके हम क्या लेते हैं, एम्पियर लेते हैं, क्योंकि एम्पियर अपन जानते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम होता है, इसलिए एम्पियर को अपन काम में लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब मैंने बोला आपके पास 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर का यदि करंट है तो 5 एम्पियर के करंट का मतलब हो गया इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो गया 5, और इसकी डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रॉन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है, और डायरेक्शन भी दे रखी है कि कौन सी डायरेक्शन में होता है। और तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि जिसका परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो कौन सी राशियाँ होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। और जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो कौन सी होती है, अदिश राशि। अब इसके हिसाब से तो अपन बोले मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण है, इसकी डायरेक्शन भी है, तो इस हिसाब से तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कैसी राशि होनी चाहिए, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन ये सदिश राशि नहीं होती, ध्यान रखोगे, विद्युत धारा हमेशा अदिश राशि होती है। विद्युत धारा हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि। आपसे पूछ सकता है क्यों, वाई, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये सदिश योग नियमों की अनुपालना नहीं करती। ये सदिश योग नियमों की अनुपालना नहीं करती है, इस कारण आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। जैसे लाइक एन एग्जांपल, मैं आपसे ये कह देता हूँ ये 2 एम्पियर का करंट है, ये आपके पास मान के चलते हैं 5 एम्पियर का करंट है, तो इनका रिजल्टेंट, या ऐसे मान लो ये 2 एम्पियर का है, ये 3 एम्पियर का है, ये 4 एम्पियर का है। अगर मैं बात करूं इसका रिजल्टेंट इनके बीच में होगा तो अपन जानते कैसे करोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट 5 एम्पियर होना चाहिए, जबकि ये 5 एम्पियर नहीं होता। कैसे होगा, एक चीज़ बता, अगर यहाँ मैं वायर रखता हूँ, वायर में से 3 एम्पियर यहाँ चला गया, 4 एम्पियर यहाँ चला गया, तो इसका मतलब ये तो 7 एम्पियर होगा। तो 7 एम्पियर करंट इस जगह पे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, इधर गया 3 एम्पियर, इधर गया 4 एम्पियर। इसका मतलब इसने सदिश योग नियमों की पालना नहीं की, बल्कि बीजगणितीय योग नियम की पालना की। एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है ये, ना कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, इसलिए ये अदिश राशि होती है। आपको तो केवल ऐसे पूछे विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश, कारण स्पष्ट कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, एक्सप्लेन इट। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सदिश योग नियमों की अनुपालना नहीं करती। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? अब अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं। छोटे छोटे से आपके पास पॉइंट है, इसके अंदर क्या पूछेगा आपसे, क्या हमेशा चार्ज का फ्लो होने पर, आवेशों का प्रवाह होने पर, आवेशों का प्रवाह होने पर या फ्लो ऑफ चार्जेस होने पर क्या ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या? मतलब यदि चार्जों का आपके पास फ्लो हो रहा है
तो क्या हर स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट आपके पास फ्लो होता है? तो आपका आंसर होगा नो। क्या आंसर होगा? नो। मान के चलो अगर आपके पास, बात समझना बच्चों, मैं यहां कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं। अगर मान के चलो 50 आपके पास चार्ज इधर जा रहे हैं पॉजिटिव वाले, और 50 चार्ज इधर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव वाले, तो एक चीज बता, इसने जैसे 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया तो ऐसे ये 2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होने के कारण आपके पास किसी भी तरीके का आवेश या किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या चार्जेस का फ्लो होने पर क्या हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है? क्या आपका आंसर होगा नहीं। जैसे इसमें नेट चार्ज की बात करें तो जैसे प्लस इधर 50 जा रहे हैं और प्लस 50 इधर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन को अपन अपोजिट मानेंगे, तो इससे गुजरने वाला नेट चार्ज तो हमारे पास नेट चार्ज तो 50, इसको प्लस ले लो इसको माइनस ले लो, 50 माइनस 50 कितना हो गया? 0। इसलिए नेट चार्ज 0 होने के कारण हमारे पास किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर है? और सेम कंडीशन ऐसे अपन कंडक्टर्स की बात करते हैं, चालकों की। तो चालकों में अपन जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत मात्रा में होती है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में कैसी गति करते हैं? यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हमारे पास इस तरीके से मोशन होता है। किसका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है ना। अब क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर? तो कंडक्टर्स के अंदर तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जैसे मान के चलो ये कंडक्टर है, तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करने पर इसमें करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर मैं इस कंडक्टर या चालक तार पर यदि हाथ लगाऊं तो मुझे करंट लगना चाहिए। लगता है क्या करंट? नहीं। उसका भी रीजन क्या होता है? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यदि मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसके कारण से नेट चार्ज का मान कितना हो जाता है? 0। इसलिए ही मैंने यहाँ पे जो शब्द काम में लिया है वो कौन सा वर्ड काम में लिया है? नेट आवेश। हमेशा ऐसे मत सोचना कि आवेश प्रवाहित होने पर हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। आवेश प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन आवेश प्रवाह होना चाहिए नेट आवेश। अगर नेट आवेश 0 हो गया, नेट आवेश 0 होने का मतलब Q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? अगली चीज देखो, तो 2 पॉइंट तो यहाँ पे बता दिए। अगली चीज, अगर अपन कंडक्टर्स की बात करते हैं चालकों की, यदि मैं चालकों की बात करता हूं कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है उसका मेन रीजन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके कारण से करंट फ्लो होता है। यदि मैं बात करता हूं अर्धचालकों में, आपने सेमीकंडक्टर में वर्ड पढ़ा होगा अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है। वैसे अपन चैप्टर नंबर 16 के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के कारण से और होल्स के कारण से करंट फ्लो होता है। कोई भी मान के चलो हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, केमिकल सॉल्यूशन, विद्युत अपघट्य दे रखा है। अगर विद्युत अपघट्य की अपन बात करते हैं, कोई भी हमारे पास विद्युत अपघट्य दे रखा है, तो इस विद्युत अपघट्य के अंदर 2 तरीके के चार्जेज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन होंगे और नेगेटिव आयंस होंगे। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण से हमारे पास करंट फ्लो होता है। विद्युत अपघट्य या जो भी हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है उसमें 2 चार्जेज होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। इस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मोशन के कारण से ही हमारे पास क्या होता है? करंट फ्लो होता है। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है। ऐसे मान के चलो विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब की बात करते हैं, तो विसर्जन नलिका में भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन में मोस्टली उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पॉजिटिव आयन में नेगेटिव आयंस के फ्लो के कारण ही आपके पास करंट फ्लो होता है। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों में करंट फ्लो होने का मुख्य रीजन क्या होता है, तो आपके पास आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स। चालकों में पूछे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशंस के अंदर पूछे कोई भी दे रखा केमिकल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ओके। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ।
क्या वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम में करंट्स पॉसिबल है या नहीं? वैक्यूम में करंट पॉसिबल है या नहीं, मतलब क्या निर्वात में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं? आपका आंसर होगा यस, धारा प्रवाहित होती है। उसका रीजन आप दे सकते हो, टीबी की जो पिक्चर ट्यूब होती है, टीबी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है और पिक्चर ट्यूब के अंदर वैक्यूम भरी होती है। जो अपने पास पहले बड़ी टीबी होती थी, सीआरटी जिन्हें बोलते थे, जो पीछे आजकल तो एलईडी और एलसीडी चल रही हैं, इससे पहले जो चलती थी आपके पास घरों में जो कलर टीवी थी वो सीआरटी टीवी होती थी, बड़ी, जो पीछे से आपके पास बैक निकला हुआ होता था। तो उनकी जो आपके पास पिक्चर ट्यूब होती है, उस पिक्चर ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन के मूव के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो हो रहा है तो इट मीन्स वैक्यूम के अंदर करंट पॉसिबल है। ध्यान रखना, किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए कि वैक्यूम के अंदर करंट पॉसिबल है, तो आप आंसर लिखोगे इसमें टीबी की पिक्चर ट्यूब में आपके पास इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर बच्चों? तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है विद्युत धारा। इसमें देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, ठीक है, आई एवरेज निकाल दिया, आई इंस्टेंटेनियस निकाल दिया। इसके बाद मैंने बताया था हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव, जो हमारे पास चार्जेज होते हैं उसकी फ्लो की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में मानते हैं। इसका एम्पियर यूनिट होती है, ठीक है ना। और हमेशा ऐसा नहीं है कि चार्ज फ्लो होने पर हमेशा करंट फ्लो होगा। अगर नेट चार्ज आपके पास जीरो है तो समझ लेना करंट की वैल्यू भी हमारे पास जीरो है। ओके, और किस किस में किसके कारण से करंट फ्लो होता है इसके बारे में भी अपन ने डिस्क्रिप्शन कर लिया। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों यहाँ तक बताओ। क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी। सेकेंड टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी। धारा घनत्व। करंट डेंसिटी क्या होती है? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, the flow of current in unit cross sectional area, the flow of current in unit cross sectional area of any conductor, this is known as current density और धारा घनत्व। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में जो प्रवाहित धारा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास कोई भी किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, कितना आई, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास दे रखा है डेल्टा एस, या मैं ऐसे मान के चलता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस दे रखा है जिसके अंदर डेल्टा आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में एवरेज जो करंट डेंसिटी होगी, एवरेज करंट डेंसिटी, पहली चीज़ तो करंट डेंसिटी को अपन जे से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू हमारे पास बताओ क्या हो जाएगा? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। और यदि मैं लिख देता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस इज टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा ताक्षणिक वैल्यू हो जाएगी, ताक्षणिक धारा। इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी ये हो जाएगा जे इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस मीन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, और वी कैन राइट इट जे इंस्टेंट इज इक्वल टू डी आई डी एस, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो मैंने यही तो बोला एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, ठीक है ना।
करंट फ्लो या फ्लोइंग करंट इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब भी यूनिट के साथ अपन वर्ड काम में लेते हैं इसका मतलब वो चीज़ अपॉन में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ध्यान रखोगे करंट डेंसिटी जो होती है वो आपके पास सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा, या एरिया की बात करें, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये तो अपन पहले भी यूज़ कर चुके हैं, जैसे हम लोगों ने यूज़ किया था, स्फीयर को यूज़ किया था या हमने सिलेंडर को यूज़ किया था, तो अपन ने जो भी सरफेस मानी थी हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी एरिया की डायरेक्शन मानी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट अपन यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक। तो देखो करंट का मात्रक बोलो क्या होगा, एम्पियर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और यदि मैं इसकी विमा निकालता हूँ, डायमेंशन निकालता हूँ, तो देखो मीटर स्क्वायर को तो लिख सकते हो L-2 और ये हमारे पास हो जाएगा A1। क्लियर है, L-2 और ये हमारे पास बोलो क्या हो गया, A1 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँ, जैसे मान के चलो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से दे रखा है इस डायरेक्शन में, जैसे ये डेल्टा एस दे रखा है, और करंट मेरे पास इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है आई, ठीक है ना, इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो मैं इस एंगल को बताओ क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा ना, लिखूंगा। क्लियर है। तो अगर इस डेल्टा एस के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एस कॉस थीटा। इट मीन्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का विद्युत धारा की दिशा में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में जो हमारे पास फैक्टर निकला वो कौन सा फैक्टर निकला है, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो अब अगर मान के चलो इसके लिए करंट डेंसिटी पूछे तो आप लिखोगे J इज इक्वल टू आई अपॉन डेल एस कॉस थीटा, ऐसे लिखोगे जाई। क्लियर है। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू जे इंटू डेल एस, और बोलो क्या लिखोगे, कॉस थीटा लिखोगे। क्लियर है बच्चों। ठीक है, मैंने कहा जे वेक्टर क्वांटिटी है, डेल्टा एस भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये कॉस थीटा, तो देखो ए बी कॉस थीटा क्या लिखोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखोगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर डेल एस। डेल्टा एस से लिख दो, डेल्टा ए से लिख दो क्रॉस सेक्शनल एरिया को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ वेक्टर जे डॉट वेक्टर डेल एस। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत आई बात समझ में। तो धारा घनत्व की डेफिनेशन मोस्टली पूछी जाती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसी क्वांटिटी होती है। ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा कोई कंडक्टर ले लेते हैं, चालक ले लेते हैं इस तरीके का, ये लो, ये बीच में से सॉलिड है, ध्यान रखना पूरा भरा हुआ है चालक, ऐसे ले रहे हैं जैसे पहले तार पतला था अब ये तार ऐसे मोटा होता जा रहा है, और मैं इसमें से आई करंट फ्लो करता हूँ, तो आई करंट इसमें से पूरे में से फ्लो होगा, और पूरे में से फ्लो होकर यहाँ से जब करंट बाहर निकलेगा तो आई निकलेगा। अब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये ले लो 1, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ ले लेता हूँ 2, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ ले लेता हूँ 3। कहीं पर भी आपसे करंट पूछे कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें कहीं भी पूछे, इस पूरे कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू सेम है। ध्यान रखना करंट की वैल्यू हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेम होगी, लेकिन करंट डेंसिटी पूछ ली तो आप बोलोगे यहाँ पे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इसको A2 इसको A3, तो बताना इसकी डेंसिटी कितनी होगी, J1 इज इक्वल टू आई अपॉन A1। इसकी लिखोगे J2 इज इक्वल टू बोलो क्या लिखोगे, आई अपॉन A2 लिखोगे। इसकी बताओ J3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो आई अपॉन A3 लिखोगे। यस और नो बच्चों, क्लियर है। तो A1 सबसे कम है, तो सबसे कम है तो इसका मतलब J1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर J2 की कम होगी, J3 की सबसे कम होगी। तो J1 J2 J3 में क्या रिलेशन आ गया, J1 इज ग्रेटर देन J2 इज ग्रेटर देन J3। सबसे कम वैल्यू होगी J3 की, मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, पैसे भी दिख रहा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद एक नई क्वांटिटी जो अभी तक नहीं पढ़ी आपने, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट तो पहले भी पढ़ा हुआ है। करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है आपके पास J इज इक्वल टू आई अपॉन एस या आई अपॉन डेल्टा एस। क्लियर है।
और अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो वेक्टर फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। ओके बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, चालकों में आवेशों का प्रभाव। फ्लो ऑफ चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर। जो धात्विक चालक हमारे पास होते हैं, चालकों में मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं उनमें करंट किस तरीके से फ्लो होता है या चार्जेस का फ्लो कैसे होता है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर ये चीज़ तो अपन जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जानते हैं अपन ने दो तरीके के चार्जेस पढ़े थे, एक तो बाउंड चार्जेस पढ़ा था और एक अपन ने पढ़े थे फ्री चार्ज। मतलब किसी भी एटम के आउटर जो ऑर्बिटल होते हैं, बाह्यतम कक्षा, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर आपके पास नाभिक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा बिल्कुल कम फोर्स या नेग्लिजिबल फोर्स लगता है। मतलब किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा क्षीण आकर्षण बल काम करता है। नेग्लिजिबल फोर्स विल अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम्स बाय द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के द्वारा या नाभिक के द्वारा आउटर ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर नेग्लिजिबल फोर्स काम करेगा, जिससे ये रूम टेम्परेचर पर बाहर निकल जाते हैं अपने ऑर्बिटल को छोड़कर। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति करते हैं मतलब इसका कोई फिक्स पथ नहीं होता, यादृच्छिक गति कह सकते हो आप, इसको जिगजैग गति भी कह सकते हो, जिगजैग मोशन। ठीक है, अनियमित गति भी मैं इसका वर्ड यूज कर सकता हूँ, अनियमित गति करते हैं, कोई पता नहीं किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई कंडक्टर दे रखा है, इस कंडक्टर में पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरीके किसी भी जो भी डायरेक्शन इसको अच्छी लगेगी उस किसी भी डायरेक्शन में ये चल सकता है। अनियमित गति करते हैं। अब अनियमित गति करते समय ये क्या करते हैं, जो भी, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अन्य इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता है, अन्य इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करता है। अन्य इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने का मतलब अन्य इलेक्ट्रॉन, जैसे 50 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन 49 से टक्कर कर सकता है। इम्प्योरिटीज, इसमें जो अशुद्धियाँ होंगी उनसे भी टक्कर कर सकता है, इम्प्योरिटीज। अन्य कोई भी अशुद्धि इसके अंदर दे रखी है उनसे टक्कर कर सकता है। मान के चलो पॉजिटिव आयन जो दे रखे धनायन, उनसे भी ये टक्कर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हो जाएंगे तो आयन हो जाएंगे ना, पॉजिटिव आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से, अशुद्धियों से, धनात्मक आयन से, किसी से भी टक्कर कर सकता है। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन, मान के चलना ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन ने इससे टक्कर की, इस इलेक्ट्रॉन की पहली टक्कर हुई ना, टक्कर करने के बाद मान के चलो ये इस दिशा में चला गया, ये तो कोई दूसरी दिशा में चला गया, इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इससे टक्कर की, उसके बाद मान के चलो यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था उससे टक्कर कर ली, तो ये हो गई दो सक्सेसिव कॉलिजन, टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो क्रमागत टक्करें हो गई। पहली टक्कर तो इससे की और दूसरी टक्कर इससे की, हो गई ना। तो इस दो क्रमागत टक्करों में तय किया गया जो पथ होता है, इस पथ को अपन बोलते हैं मुक्त पथ या फ्री पाथ। पढ़ा है अपन ने गैस के लिए फ्री पाथ। ठीक है, गैस के अणु, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में दो सक्सेसिव कॉलिजन जो होती है उनमें जो पाथ आपके पास कवर किया जाता है, कवर पाथ इन द टू सक्सेसिव कॉलिजन, दिस इज नॉन एज फ्री पाथ। और इन मुक्त पथों का जो औसत मान होता है, एवरेज वैल्यू जो होती है, उसे अपन बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उसको क्या कहा जाता है? मीन फ्री पाथ। ठीक है, मुक्त
पथ जो होता है उसे बोला जाता है, औसत मान को माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। और जिस वेग से ये गति करते हैं इस वेग को कहा जाता है ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। ऊष्मीय वेग या फिर क्या कहा जाता है, थर्मल वेलोसिटी कहा जाता है। और लगभग इसकी वैल्यू होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये सारी जो पोजीशन मैंने बताई है, अभी तक मैंने यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाई, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नेट चार्ज ऑलवेज जीरो रहेगा, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति रहेगी, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अगली चीज, जैसे यहां से टक्कर करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया ना, तो इसकी गति का जो पथ होगा वो सरल रेखीय होगा। गति का पथ जो होगा सरल रेखीय होगा, लीनियर पाथ होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए, सुनो क्या क्वेश्चन बना। सबसे पहले तो जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है कैसी गति होती है, यादृच्छिक गति। दो क्रमागत टक्करों में जो आपके पास तय किया गया पथ होता है, या वो कौन सा होता है, फ्री पाथ या मुक्त पथ होता है। इसका औसत मान क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है। और दो सक्सेसिव जो कॉलिजन होती है, दो क्रमागत टक्कर, इसमें जो पाथ होता है वो किस तरीके का पाथ होता है, लीनियर पाथ होता है या सरल रेखीय पथ होता है। ठीक है, इनकी थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास कितनी होती है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। इन दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है, इस समय को अपन बोलते हैं विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों में लगा समय, इसे कहा जाता है विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। विश्रांति काल या फिर क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कॉलिजन, इन टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दिस टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है इसे कहा जाता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी या औसत मान जो होगा वो आपके पास कहलाएगा मीन रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है आपके पास। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अपन ने यहाँ पे नोट किया। अब मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी को लगा देता हूं। जैसे ही मैंने कंडक्टर के अंदर बैटरी लगाई, करंट फ्लो हुआ इस तरीके से, करंट ऐसे चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये लो, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अब कर देते हैं, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उपस्थिति में क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि अपन जानते हैं ऋणात्मक जो चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश, उस पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर, तो ऐसे लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब भी टक्कर करेंगे, ऐसा नहीं है टक्कर, क्योंकि बीच में जैसे ये चल रहा है और अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इनका जो पाथ होता है वो आपके पास कैसा हो जाता है, वक्रीय पथ हो जाता है। कैसा पथ होगा, वक्रीय पथ, कर्व्ड पाथ। तो ध्यान रखना है, एक तो हमसे ये पूछ सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन आपके पास टक्कर के बाद यहाँ पे आया तो इस तरीके से घूम सकता है, बाकी चलेगा तो ऐसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चला यहाँ से टक्कर करने के बाद ऐसे जाने की कोशिश की तो फिर जाएगा तो ऐसे ही सीधा। तो इस तरीके का जो पाथ होगा ये कैसा पाथ हो गया, कर्व पाथ हो गया, वक्रीय पथ हो गया। तो देखो, दो क्रमागत टक्करों में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पथ कैसा हो सकता है, वक्रीय, और अनुपस्थिति में कैसा होता है, सरल रेखीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लीनियर पाथ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कर्व पाथ होगा। अब बात सुनना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मतलब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन टक्कर करने के बाद जैसे मान के चलो, अगर मैं ऐसे कहूँ कितना फोर्स जनरेट हुआ, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, तो स्मॉल ई कैपिटल ई, माइनस का सिंबल लगा देता हूँ।
और परिमाण की बात करें तो F इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, स्मॉल ई कैपिटल ई लिख सकते हैं ना, ठीक है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। और F इज इक्वल टू एम ए माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, तो मैं लिखूँ एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, ऐसे लिखूंगा ना। ध्यान से सुनना, क्या बात समझा रहा हूँ। जब तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तब तक तो एक निश्चित वेग 10⁶ मीटर पर सेकंड से चल रहा था ऊष्मीय वेग से, लेकिन जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र को लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो अब इसकी गति त्वरित हो गई, एक्सेलरेटेड मोशन हो गई। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ये मतलब होता है एक्सेलरेशन का। त्वरित गति का मतलब कैसे? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास वेग बढ़ना चाहिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक निश्चित औसत वेग से गतिशील होते हैं, एक निश्चित औसत वेग से गतिशील होते हैं। एक हमारे पास क्या होगी, इसकी फिक्स कांस्टेंट कह सकता हूं मैं, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से ये फ्लो होते हैं। इस कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को अपन क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और नेक्स्ट टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही डिस्कस करेंगे। मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गतिशील होते हैं। इस निश्चित औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव with a constant average velocity in the conductor. This constant average velocity is known as drift velocity. अब देखो, ये तो कह रहा है constant velocity और ये कह रहा है acceleration motion होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की गति, तो दो अपोजिट हो गए। ये constant velocity का मतलब तो acceleration 0 हो गया, इसके हिसाब से acceleration होगा। तो अब ये constant velocity कैसे आती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे यहाँ से चला तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ना चालू हुई, बढ़ती गई, लेकिन यहाँ से टक्कर करने के बाद ये अपने पूरे जो एनर्जी होगी वो पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देता, खुद की एनर्जी 0 हो जाती है। फिर ये क्या करेगा, वापस एसेलरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी वापस बढ़ेगी, लेकिन जैसे दूसरे आयन से टक्कर की तो फिर ये अपनी एनर्जी को वापस दे देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर बार अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन बार बार ऊर्जा को तो बढ़ाता है, ये बात तो मेरे समझ में आ रही है, लेकिन क्या करेगा, टक्कर के बाद ये अपने वेग को बार बार खो देता है, गतिज ऊर्जा को खो देता है, जिसके कारण से अपन क्या करते हैं, इसके बीच की ये प्रोसेस इतनी तेज होती है कि अपन इसकी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू, जो कि लगभग आपके पास क्या आती है, एक समान आती है। ओके, तो आवेश इतना सारी मैंने डिटेल बताई, इसमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा चालकों में आवेश के प्रवाह को समझाइए। इसमें जो क्वेश्चन आएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त पथ क्या होता है, औसत मुक्त पथ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, और एक सरल रेखीय पथ। इसमें पथ कैसा होता है, वक्रीय, और किस वेग से चलते हैं, निश्चित औसत वेग से चलते हैं, और इस निश्चित औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट क्लासेज में हम इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।